यस, देन नेक्स्ट इज स्टेप 3। अब तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। मैंने बताया था अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क में क्या करना है, जैसे आपका टॉपिक क्लिनिकल में है तो आपको क्लिनिकल में जाकर कुछ समय आपको वहाँ पे स्पेंड करना है आपके पेशेंट के साथ में, ताकि आप वहाँ के क्लिनिकल एनवायरनमेंट से उस पेशेंट के रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल को देख सकें, ताकि आप उस पर रिसर्च करोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, सी टू रिफ़्रेश और अपडेटिंग क्लिनिकल नॉलेज। आपकी अपने क्लिनिकल नॉलेज को रिफ़्रेश और अपडेट करने के लिए आपको क्लिनिकल सेटिंग्स में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और लेटेस्ट स्टडी क्या चल रही है और आपके नॉलेज अपडेट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब आप अपने क्लिनिकल सेटिंग में जब जाएंगे तो आपको सब नॉलेज आने लगेगा। ठीक है, क्लिनिकल फील्ड वर्क प्रोवाइड पर्सपेक्टिव रीसेंट क्लिनिकल ट्रेंड्स। अब रीसेंट क्या क्या क्लिनिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं वो आप जब तक वहाँ पर जाओगे नहीं, और नई नई क्या टेक्नोलॉजीज़ आई हैं वो जब तक आप वहाँ जाके यूज़ नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। करेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एंड रेलिवेंट हेल्थ केयर डिलीवरीज मॉडल। अब क्या क्या नया मॉडल आया है और क्या क्या प्रोसीजर्स नए आए हैं, जब तक आप खुद वहाँ जाओगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। बेटर अंडरस्टैंड अफेक्टेड क्लाइंट। अब आप जितना ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को समझोगे आप उतना अच्छा स्टडी आप रिसर्च कर सकते हो। फील्ड वर्क स्ट्रेंथन दिस स्टडी। डेफिनेटली आप मान लो माल नरिशमेंट पे स्टडी कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ घर बैठे बैठे या फिर कॉलेज में बैठे बैठे फील्ड वर्क कर लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। आपको फील्ड में जाना है, आपको देखना है कितने सैंपल है वहाँ पर, माल नरिशमेंट के कितने लोग हैं और कैसे कैसे कंडीशन में और कैसे अफेक्टेड हैं। तो आपको जेन्यून सैंपल्स और रीज़न इटियोलॉजी आपको तभी मिल पाएगा जब आप फील्ड वर्क करेंगे। तो बीइंग ए रिसर्चर, एक रिसर्चर को फील्ड वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज डिफाइनिंग फ्रेमवर्क and developing conceptual definition. See, quantitative research performed within the context of theoretical framework. हमेशा आप ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है ना वो एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में काम करता है। ठीक है, फाइंडिंग में हैव ब्रॉडर सिग्निफिकेंस एंड यूटिलिटी। If research questions not embedded in a theory have a conceptual reason, development of conceptual framework is an important task. मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले how framing is important. अब जब तक आप conceptual framework define नहीं करेंगे आप की स्टडी या तो आगे पीछे ऊपर नीचे होगी, यू विल नॉट बी एबल टू गो इन दी प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, इसलिए दिस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको डिफाइन करके रखना है और उसको आपको अप्लाई भी करना है। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे फॉर्मुलेट करना है, नाउ आई टीच यू। हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ रिसर्चर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडीज वेरिएबल्स। इट इज़ ए प्रडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। मैंने बताया था इट इज़ ए प्रडिक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, जो रिजल्ट की हम आशा करते हैं उस रिजल्ट का प्रडिक्शन है, मतलब संभावनाएं हैं। ठीक है, the research questions ask how the concept under the investigation might be related, but the hypothesis predict the answer. ये hypothesis किसी भी रिसर्च का आंसर, किसी भी रिसर्च का रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है। प्रेडिक्ट करना मतलब पहले से ही प्रेडिक्ट करना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पहले से प्रेडिक्शन नहीं होता है, पहले से जान जाते हैं, मतलब अंदाज़ा लगाना। ओके, दिस कॉल द प्रेडिक्शन। तो पहले से ही आंसर हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आप जब कॉलेज आते हैं तब कि आज टेस्ट होगा कि नहीं होगा, आज मैम का क्लास होगा, तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। ओके, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च का रिजल्ट भी या तो नेगेटिव और या तो पॉजिटिव, दोनों में ही हम प्रेडिक्ट करके रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। So that's all about the yeah, see here you will get the hypothesis formulation. Example research question: it is a pre-eclamptic toxemia related to stress factor during pregnancy. Women with a higher incidence of stress during pregnancy. This is not a good one. I'll teach you how to formulate the
हाइपोथेसिस। ओके, दिस इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल और आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा।